हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सातवां चरण शिक्षक बहाली बिहार में जो होने वाली है, इसको लेकर के हाल ही में जो नियमावली आई है, इस नियमावली को लेकर के एक तरफ जहां शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि इस नियमावली से खुश नहीं है, तो दूसरी ओर नियोजित शिक्षक भी इस नियमावली से खुश नहीं है। हालांकि जो नियमावली आई है यह केवल फ्रेश के लिए नहीं आई है, बल्कि जो पहले से नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं विद्यालयों में, उनके लिए भी यह नोटिफिकेशन आई हुई है। यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो पहली दफ़ा फ्रेश शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से पढ़ा रहे हैं, वो भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उसमें यह कहा गया है कि फ्रेश हो या नियोजित हो, आप कोई भी हो, आपको इस परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और परीक्षा को पास करने के बाद ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। साथ ही साथ इसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने अपना जो है बयान जारी किया हुआ है, और खासकर यह बयान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही है। और जो बिहार में शिक्षकों की बहाली आने वाली है, तो स्वाभाविक है कि हर कोई यही चाहता है कि एक बेहतर शिक्षक मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि जो भी गरीब मजदूर के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनको एक अच्छी और एक बेहतर शिक्षा मिल सके। आइए इसी कड़ी में इन सारी बिंदुओं पे बारी बारी से बात करते हैं कि आखिर इन नोटिफिकेशन को लेकर के, नियमावली को लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने क्या क्या बोला है। आइए लाइन से आपको बताते हैं क्या है यहाँ पे। सातवां चरण शिक्षक बहाली, क्या लिखा हुआ है? सातवां चरण शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने जो सकारात्मक बातें कही है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। और ये सुनना जानना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो फ्रेश वाले हों, शिक्षक अभ्यर्थी हों या नियोजित शिक्षक हों, उन सभी को इसे जानना चाहिए कि आखिर आगे जो है हमें किस प्रकार की प्लानिंग जो है करनी चाहिए। आइए, शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या है, शिक्षा मंत्री जी क्या चाहते हैं शिक्षा को लेकर के। हाँ, शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है वो इसलिए ताकि शिक्षा का जो माहौल है, जो प्रक्रिया है, उसको बेहतर ढंग से आगे लेके जा सके। जो पहले से नियम बना हुआ है, जो प्रक्रिया बनी हुई है, उसमें जितना बेहतर से बेहतर हो सके, अच्छा से अच्छा हो सके, उसमें परिवर्तन लाए, ताकि जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उसको बेहतर किया जा सके। तो सही बात है, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। भाई, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो किसको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? एक सवाल है कि नहीं है? क्या फ्रेश वाले को मिलेगा, जो एग्जाम पास करके बनेंगे उसको मिलेगा, क्या नियोजित शिक्षक को मिलेगा? एक बड़ा सवाल है। तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनका कहने का मतलब यह है कि एक और आयोग द्वारा जो परीक्षा होने वाली है, उसमें जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और जो परीक्षा को पास करेंगे उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब यही चीज़ सबको भा नहीं रहा है कि भाई जो पहले से परीक्षा पास करके सालों से बैठे हुए हैं, जो वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तब जब आप परीक्षा पास करेंगे तब। बताइए कि अगर नियोजित शिक्षक की ही बात करें तो उनका काम है विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना। अब परीक्षा पास करने की बात आती है, ठीक है, सरकार की गाइडलाइन से हम भी इसका स्वागत करते हैं कि सरकार चाहती है, शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उसके लिए शिक्षकों के पास भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी? क्या बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ही विद्यालय में पढ़ाई हो रही है? शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। किसको मिलेगा? जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं
उनको एग्जाम देना पड़ेगा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको परीक्षा देना पड़ेगा, जो पास करेंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जो पास नहीं करेंगे वो जहाँ थे वहीं रहेंगे, जो सुविधाएं वहाँ मिलती थी वहीं मिलेगी। राज्यकर्मी का जो सुविधाएं हैं मिलता है वो उन्हीं को मिलेगा जो इस परीक्षा को पास करेंगे। जो आयोग द्वारा परीक्षाएं कराई जाएंगी उस परीक्षा को जो पास करेगा उसी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आगे क्या बोलते हैं कि आकर्षक वेतनमान मिलेगा। कब? जब आयोग द्वारा परीक्षा पास कर लेंगे तब। क्या कर रहे हैं ये? आकर्षक वेतनमान मिलेगा। अच्छी बात है। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो फ्रेश बनने वाले हैं, उनको आकर्षक वेतनमान मिले, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। लेकिन जो इसके लिए रास्ता कठिन बना दिया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल जैसा लग रहा है कि आप आयोग द्वारा जो परीक्षा होने वाली है उसको पास करिए, तब आपको आकर्षक वेतनमान मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग इसको लेकर खुश भी हैं तो कुछ लोग इसको लेकर नाराज भी हैं। आगे क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। उनका कहना यह है कि मेरा लक्ष्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले विद्यालय में। अच्छी बात है, इसका स्वागत हम भी करते हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है। शिक्षा मंत्री जी यही चाहते हैं कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए अब गुरुजी लोगों को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, ये शिक्षा मंत्री जी का बयान है। ठीक है। आगे क्या बोलते हैं कि गरीब मजदूर का बेटा बेटी। भाई क्या कहते, इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब मजदूर, गरीब गुरबा मजदूर का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो गरीब गुरबा जो या मजदूर के बेटे हैं बेटियां हैं उनको मिले, ताकि ये भी भविष्य में कुछ कर सकें। इसके लिए वो चाहते हैं कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है तो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी होना जरूरी है, होना चाहिए। ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब मजदूर का बेटा बेटी पढ़ता है, अतः गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी शिक्षा और क्वालिटी टीचर जो है स्कूल में होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है हमें। उनका कहना यह है कि हमें बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, क्या बोल रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है हमें, तब जाकर के सरकारी विद्यालय में भी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और जो गरीब मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो बेहतर शिक्षा हासिल करके और आगे भविष्य में कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है हमें। तो ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ और मैं भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या जो लोग डीएलएड पास करके बैठे हुए हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है? बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के डीएलएड पास कर लेते हैं, 2 साल ट्रेनिंग करनी होती है इसके लिए। जो लोग बीएड पास करके बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है? बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ये पास कर गए हैं? बोलिए। जो सीटेट पास कर गए हैं उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पास कर लिए हैं। जिनके पास बीटेट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, तभी तो इसको पास किए हैं। क्या ऐसे सब लोग थोड़े पास कर लेगा? देखिए डीएलएड हो गया, ये डीएलएड मेरे पास भी है, बीएड ये मेरे पास भी है, सीटेट का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर क्वालिफाई ये मेरे पास है। अब बताइए कि इतना सारा करने के बाद भी अभी ये कहा जा रहा है कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है और हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री जी का ये बयान है, आपके बयान का जो है स्वागत है। और आप अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं बिहार में तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। लेकिन हाँ, जो रूल रेगुलेशन लगाया जा रहा है ये थोड़ा सा सबके लिए भा नहीं रहा है, सबको पसंद नहीं आ रहा है कि अभी इतना पास करने के बाद अभी जो है अगला पड़ाव ये पास करना पड़ेगा। बीपीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं होगी उसको भी पास करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि जब इस सीटेट या बीटेट का जो परीक्षा होता है इसमें ही 7%, 10%, 15% रिजल्ट आता है, ठीक है, तो इसमें कितना रिजल्ट आएगा? और क्या बोला गया है कि बहुत जल्द ही 2 से 3 लाख
क्या बोला गया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि बहुत जल्द ही 2 से 3 लाख बहाली आने वाली है, इसके बाद और आने वाली है। तो बताइए, आपको लगता है कि इसके तहत जब आयोग के द्वारा जब परीक्षा ली जाएगी तो इतना सीट भर पाएगा? ऐसा लगता है तो आप ही बताइए, क्या इतना आसान है? हालांकि इसमें ये कहा गया है कि अभी निगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो थोड़ा सा इससे तो ये बेहतर है। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा अब ये क्लियर नहीं है, हम भी नहीं कह रहे कि ये होगा, लेकिन हाँ ये तो पक्का है कि आयोग के द्वारा परीक्षा होगा, ये कन्फर्म है, सरकार के द्वारा कहा जा चुका है, कन्फर्म है ये होगा। अभी कन्फर्म नहीं है, हाँ ये कन्फर्म है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 लाख बहाली होने वाली है। तो क्या इसके तहत जब परीक्षा होगी तो इतना लोग बहाल हो पाएंगे क्या? पिछले बार जो बहाली हुई थी जो प्राइमरी टीचर की, उसमें लगभग 95,000 बहाली होने वाले थे, उसमें से मात्र 42,000 के आसपास ही सीट भर पाई थी। किसकी वजह से? तो केवल डीएलएड बीएड या सीटेड बीटेड था तब इतना भर पाया था। अब जब आयोग के द्वारा यह परीक्षा होगी तो जरा सोच सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख बहाली आने वाली है, इसमें से कितनी जो है सीटें भर पाएगी या कितना खाली रह जाएगा। अभी सरकार कह रही है कि इसके बाद अभी और बहाली आने वाली है। आगे क्या बोलते हैं, किसके लिए? नियोजित शिक्षकों के लिए, जो विद्यालय में कार्यरत हैं, जो विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में, उनके लिए जो है शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षक लगातार शिक्षा के संपर्क में रहते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो प्रतिदिन शिक्षा के संपर्क में है, तो फिर क्यों वह इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं? उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं कि तो उनको परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। जी सही बात है, परीक्षा से कौन डरता है? परीक्षा से कौन डरता है? जो पढ़ता नहीं है वो परीक्षा से डरता है। जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, परीक्षा से नहीं डरता है। डरता किस चीज़ से? टाइमिंग से डरता है कि पिछले 4 सालों से सड़कों पे घुमा दिए, सड़कों पे दौड़ा दिए, और जब 4 साल बीत गया और जब अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अब बहाली आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आप एक लॉलीपॉप थमा दिए, आयोग द्वारा फिर परीक्षा होगा। बरसों से नियोजित शिक्षकों के बारे में ये कहा गया था कि जब सत्ता में आएंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, सत्ता में आएंगे तो राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। इस उम्मीद के साथ जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी जो है रास्ते में खड़े हुए थे कि चलो भाई अब हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब उनके हाथ में लॉलीपॉप क्या थमा दिया गया? आयोग द्वारा परीक्षा दीजिए, पास करिए तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि उनको परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो बरसों से इसमें लगे हुए हैं उनको परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, और डरता भी कोई नहीं है। लेकिन एक तरफ जिन शिक्षकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, वो तो लगातार शिक्षा के संपर्क में ही रहते हैं। जो डेली वो किताब पढ़ाते हैं बच्चों को, उसी में से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। आप डेली पढ़ाते हैं, उसको जानते हैं, जवाब दीजिए, बाकी राज्यकर्मी का दर्जा ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो सही बात है कि डेली पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो और भी काम है? उसी नियोजित शिक्षक से जनगणना कराना, ये कहाँ से उचित है? चुनाव में लगा देना, ये कहाँ से उचित है? इत्यादि कार्यों में लगा देना, ये कहाँ से उचित है? तो एक तरफ जो शिक्षकों का ध्यान है, नियोजित शिक्षकों का ध्यान है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि हम आपके अंदर क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, ताकि जब शिक्षक के अंदर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रहेगा तभी बच्चों को वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे और बच्चे जो है एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सही बात है, आपके सारी बातों का स्वागत है, लेकिन जो टाइम टेकिंग है, जो जिस नियम के तहत इसको लगाया गया है, ये जो है बेहतर नहीं लग रहा है।